हेलो, नमस्कार। मेरा नाम राज कपाड़िया है एंड आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन टॉक सीरीज़ में जिसका नाम है आर के टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक अपकमिंग कंसेप्ट के बारे में। ये कंसेप्ट बहुत ही रिसेंटली अनाउंस हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जबकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की और बिजनेस पर्सन्स की, सो ये कंसेप्ट जिसका नाम है एक वन पर्सन कंपनी, या तो अगर शॉर्ट में कहे तो OPC। इंडिया में एज अ कंसेप्ट OPC इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। उसके पहले इसका अस्तित्व ही नहीं था। इसके लिए ये टॉपिक जो OPC है इसकी अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। एंड स्पेशली जो मोस्ट रिसेंटली जो बजट आया है 2021 में, जो यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था, उसमें ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने काफ़ी रिलैक्सेशंस भी दिए हैं, जिससे कि OPC फॉर्म करना और OPC को रन करना अभी काफ़ी ईजी हो गया है। OPC का मतलब अ कंपनी रन बाय वन पर्सन, मतलब उसका वन मेंबर होगा, वन सब्सक्राइबर होगा, वन पर्सन होगा जो वो कंपनी का मालिक होगा। OPC का एक OPC को अलग से जन्म देना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। उसके नाम पे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके नाम के आगे OPC प्राइवेट लिमिटेड करके नाम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज अ प्रोप्राइटर आर के टॉक्स जो ये वेब सीरीज है उसको मैं अगर एक OPC बनाना चाहूँ तो उसका नाम होगा आर के टॉक्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। अभी OPC के बारे में आगे बढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी, व्हाई इज कंपनी इंपॉर्टेंट। कंपनी के बारे में जानने के लिए जो मेन फीचर है जो OPC को भी एप्लीकेबल है, एक छोटी सी कहानी हो जाए। एक सोल प्रोप्राइटर था, सपोज राज कपाड़िया। मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं अपनी बिजनेस ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो मैं इस बिजनेस एंटिटी को अभी लेके एक कंपनी फॉर्म करूंगा जिसमें मैं वही बिजनेस रन करूंगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को मैं एक कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट करके उसी बिजनेस को उस कंपनी में मैं रन करूंगा, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने एक कंपनी फॉर्म की जिसमें मैं मेंबर था, मेरी स्पाउस और मेरे किड्स, ऐसे कुल मिला के 7 मेंबर के साथ मैंने एक कंपनी फॉर्म कर ली। सपोज उसका नाम दिया आर के टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। मैंने उस कंपनी में डिबेंचर्स और शेयर्स इश्यू किए। मेरे नाम पे मैंने 20,000 शेयर्स और डिबेंचर्स इश्यू किए। डिबेंचर्स मतलब कि एक डेट की तरह हो गया। तो कंपनी के एसेट्स गिरवी रख के मैंने वो 20,000 डिबेंचर्स उनको इश्यू किए। कंपनी के एसेट्स एज अ सिक्योरिटी मैंने गिरवी रखा एंड उसके अगेंस्ट मैंने वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू किए। तो 20,000 मैंने खुद के नाम पे किए और मेरे जो 7 फैमिली मेंबर थे, सात मेंबर्स थे, जैसे कि स्पाउस हो गए, किड्स हो गए, उनके नाम पे एक शेयर और डिबेंचर मैंने इशू किया। चलो मैंने उसमें बिजनेस किया, जो बिजनेस उसमें इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और उस कंपनी को बंद करने का टाइम आ गया। तो उस कंपनी को बंद करने का टाइम आया मतलब कि एक लिक्विडेशन प्रोसेस इनिशिएट हो गई। अब लिक्विडेशन में क्या हुआ कि वो जो डिबेंचर्स थे वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स में मुझे और मेरे फैमिली को जो 20,000 शेयर्स एंड डिबेंचर्स थे, जो मुझे और मेरी फैमिली को मिला था, उसको प्रायोरिटी मिला एज देवर सिक्योर्ड। तो जो कंपनी के एसेट्स लिक्विडेट हुए उसके सामने मुझे प्रायोरिटी मिला, जबकि जो दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनके लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जाके कोर्ट में उन्होंने अपील किया कि अरे ये कंपनी तो मैंने ही बनाई है, मतलब प्रोप्राइटर मैं ही हूँ, तो मेरी पहचान और कंपनी की पहचान वैसे भी अलग नहीं है, तो प्रायोरिटीज मुझे नहीं मिलनी चाहिए, उन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलनी चाहिए। इस मैटर में कोर्ट ने कहा कि regardless of the fact that the company is formed by me and my family, it cannot be deemed that I and the company is the same person. वो दोनों अलग हैं,
ये कंसेप्ट जो मैं कहानी बताई, ये कंसेप्ट बहुत ही फेमस केस लॉ है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। तो सोलोमन ने ये कंपनी क्रिएट की, सोलोमन एंड कंपनी के नाम पे ये कंपनी क्रिएट की, लेकिन इस कंपनी का अस्तित्व अलग था सोलोमन से। इट कुड नॉट बी डीम्ड दैट द इंडिविजुअल एंड द कंपनी इज द सेम। लीगली कंपनी की सेपरेट अस्तित्व है, एंड उसको कहा जाता है, ये जो कंसेप्ट है उसको कहा जाता है कॉर्पोरेट वेल। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट एक केस लॉ बना, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, जिसके बेसिस पे कंपनीज एक्ट की पूरी डेफिनेशन, पूरी एक्ट्स, पूरी रिक्वायरमेंट्स लिखी गई। ये एक मजबूत नींव बना। अगर 1% कंपनी फॉर्म करेगा तो कॉर्पोरेट वेल के कारण उस ओपीसी की पहचान अलग होगी, और जो 1% है उसकी पहचान अलग होगी। इसका मतलब कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, उस 1% की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी कंपनी के लिए। सो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, जिससे कि ओपीसी हम फॉर्म कर सकते हैं या कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम फॉर्म कर सकते हैं। अभी एक मेंबर होना चाहिए उस कंपनी फॉर्म करने के लिए, एक पर्सन। एक और जो है उसके फीचर है ऑफ अ कंपनी, वो ये है कि परपेचुअल सक्सेशन। अगर वो 1% अगर इफ ही और शी एक्सपायर्स, so how do we ensure perpetual succession? So in that case, the 1% जो 1% है, जो प्रोपरेटर है, वो एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा। सो इन केस अगर सोल प्रोपरेटर को कुछ हो गया एंड वो अगर कंटिन्यू ना कर पाया, तो नॉमिनी विल टेक ओवर। सो परपेचुअल सक्सेशन भी आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी भी आ गया, एंड सारे जो रिलैक्सेशंस हैं विच इज़ एप्लीकेबल टू वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सारे जो फीचर्स हैं, सारे बेनिफिट्स हैं, वो सभी एक 1% कंपनी को भी लायबल हो जाएंगे। इवन इन टैक्स स्ट्रक्चर, आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का टैक्सेशन देखो, तो वो जो इंडिविजुअल है प्रोप्राइटर, उसी के स्लैब रेट के हिसाब से वो टैक्सेबल होगा। बट एक ओपीसी को एक कॉर्पोरेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। जो कंपनी को टैक्स लायबिलिटीज या टैक्स रेट एप्लीकेबल है, उसी रेट से ओपीसी को भी टैक्स किया जाएगा। सारे फीचर्स जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को है, वो भी ओपीसी को एप्लीकेबल हैं। मतलब कि अभी एक इंडिविजुअल एक कंपनी ओपन कर सकता है उसके अकेले के नाम पे, और एक यहाँ पे इंडिया में वो बिजनेस रन कर सकता है। दैट इज द बिग मेजर चेंज विच हैज हैपेंड। और एक फीचर ये भी है कि अगर आपके पास कोई एक यूनिक आइडिया है, या आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है, इन्वेंशन है, या मार्केट कैप्चर करने की क्षमता है, या तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, तो एज अ ओपीसी you can also register as a startup in India under the Startup India initiative. Startup India के बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये भी एक फीचर जो फेवरिंग ओपीसी है। एक जो मेन क्राइटेरिया है फॉर ओपीसी, जो कि रिसेंट बजट अनाउंसमेंट में आया है, वो ये है कि एक ओपीसी जो 1% होगा, जो कंपनी फॉर्म करेगा ओपीसी, ही कैन बी अ इंडियन सिटीजन वेदर रिसाइडिंग इन इंडिया और अदरवाइज। ये चेंज आया है बजट अनाउंसमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी एक इंडियन सिटीजन बट नॉट नेसेसरली रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब कि नॉन रेसिडेंट हो गए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गए, ये लोग भी अब ओपीसी इंडिया में फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज अ मेजर बूस्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर बूस्ट टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, टू मेक इन इंडिया, टू गो वोकल फॉर लोकल। सो अभी मौका है, आपके पास कुछ भी आइडियाज़ है, जस्ट गो फॉर इट एंड उसको आप एक्चुअल इन एग्जिस्टेंस ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। डू लेट मी नो, आपके पास अगर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज है,
तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपको पर्सनली कुछ क्वेरी मुझे पूछनी है तो वो लिंक पे आप जाइए, उसमें आप क्वेरी डालिए, आपके डिटेल्स डालिए, आई विल गेट इन टच विथ यू एंड try to resolve those queries. Do stay tuned. This was about OPC in this video. Do stay tuned. There's lots more to come. Take care. See you soon. Bye for now.